अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जौक लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसफ, और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से घरों में लड़कियों को या तो बहुत ज़्यादा आज़ादी दी जाती है या उन्हें बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी जाती है। और पहली तरफ ये सोच होती है कि जनाब उन्हें ससुराल जाना है और अगले घर चले जाना है, कौन सा हमारे पास हमेशा के लिए रहना है। इसलिए अभी जैसा रहना चाहें उन्हें रहने दो, जहाँ वो जाना चाहें उन्हें जाने दो, जो वो पहनना चाहें, जितना वो पढ़ना चाहें उन्हें पढ़ने दिया जाए, और यहाँ तक कि उनकी हर बात पूरी होती है अपने घर पे। दूसरी जानिब एक और एक्सट्रीम आती है कि जनाब दूसरे अंदाज में इस चीज़ को लिया जाता है कि लड़कियों को इतनी आज़ादी क्यों कर देनी है, क्योंकि उन्होंने तो आखिरकार ससुराल ही जाना है, अगले घर की बहू बनना है। अगर आज अपने बड़ों का कहना नहीं मानेंगी या तौर तरीके हमारे नहीं सीखेंगी तो कैसे गुजारा होगा अगले घर। बातें दोनों ही बजा है, लेकिन ये दोनों तरफ की एक्सट्रीम्स में चली जाती हैं। होना ये चाहिए कि एक दरमियानी रास्ता होना चाहिए जिसको अपनाया जाए। यहाँ ना तो उनका हक़ इनफरादियत छीनने और ना ही उन्हें इतना नवाज दिया जाए कि अगले घर जाकर उन्हें वाक़यतन परेशानी हो। अब ऐसी बातें करना मुझे नहीं लगता कि कोई इंसाफ के तराजू में भी आता है कि जनाब ये ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी, सहेलियाँ नहीं होनी चाहिए, वो घर ख़राब करती हैं, या बाहर मत जाओ, घर की चार दीवारी में रहो, घूमने फिरने का वक्त शादी के बाद ही आएगा, अभी सिर्फ तुमने घरदारी ही सीखनी है। ये वो बातें हैं जो हमारी कहले लड़कियों को बचपन से लेके बुढ़ापे तक सुननी पड़ती हैं, और ये हमारे मुआशरे में इतनी जड़ें मजबूत कर चुकी है ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर बातें, कि इनको अपने अंदर से निकालना, अपने मुआशरे से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें ना तो जाहिर सी बात है कि उनके भी ख्वाब होते हैं, लड़कियों के भी ख्वाब हैं, ये भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। और हमने मुआशरे में देखा भी है, आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो घर गृहस्थी भी सीखती हैं मगर उसके साथ साथ आला तालीम भी हासिल करती हैं, यहाँ तक कि मुमकिन हो अपने ख्वाब भी पूरे करके हमें दिखाती हैं। तो खुदारा उन्हें उतनी आज़ादी ज़रूर दें कि वो अपनी एक मुकम्मल शख्सियत बन सके। हाँ अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक चेक एंड बैलेंस ज़रूर होना चाहिए किसी की भी ज़िंदगी में, ख़्वाह वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसमें अगर आपको कहीं ना कहीं सख्ती की ज़रूरत पड़े तो सख्ती भी करें, मगर उसी तरह जैसे हम अपने बॉयज़ पर करते हैं सख्ती, ना उनसे कम और ना ही उनसे ज़्यादा, एक ही तराजू में दोनों को तोला जाए। हम जैसे अपने लड़कों को टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की ज़रूरत उन्हें पड़ती है तो उन्हें आराम से दिया जाता है। अगर बॉयज़ को इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें आसानी से उन्हें प्रोवाइड की जाती है तो उन्हें प्रोवाइड क्यों नहीं किया जाता, उसमें क्या मसला आ जाता है। लड़कियों की बात करें कि उन्हें क्यों नहीं ये चीज़ें यूज़ के लिए दी जाती हैं। वैसे भी मुल्क व कौम के लिए जो हमारे मर्द और ख़वातीन हैं दोनों की खिदमत की हमें ज़रूरत है। अगर हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमारे अगर मुल्क ने, हमारे अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, और यही नौजवान बच्चियां कल को हमारे मुल्क की मईशत में एक अपना किरदार और अहम किरदार अदा करेंगे, और अगर उन्हें आज ही हम चार दीवारी तक महदूद कर देंगे, या चार दीवारी में महदूद अगर ना भी करें, अगर हम उन्हें महदूद ही कर देंगे, उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देंगे, उन्हें शऊर उनके अंदर नहीं जब तक बेदार करेंगे, हम एक अच्छी सेहतमंद कौम नहीं पैदा कर सकते। तो हमें बहसियत कौम आगे कैसे हम फिर बढ़ेंगे। लड़कियों पर रोक टोक ज़रूर लगाएं, मैं उसकी बिल्कुल भी हामी नहीं भरी कि आप उनके ऊपर रोक टोक ना लगाएं, मगर डांट डपट में उनकी बेइज्जती ना करें, उनकी इज्जत मजरू ना करें, बल्कि उन्हें ज़िम्मेदार बनना सिखाएं ताकि उन्हें अपने औरत होने पर फ़ख्र हो और वो इस किरदार को एक बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में निभा सके। उनके दोस्त बने ताकि वो आपसे अपने राज बांट सके। दोस्त बनकर रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम अपने बच्चों को गलत काम से आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि हम जितना स्ट्रिक्ट होंगे, आज का जो बच्चा है ना उसके साथ आपको बड़ा ही अच्छा एक तो
फ्रेंडली माहौल उसे प्रोवाइड करना, और जब तक आप उसके साथ फ्रेंड बन के भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जनाब उसके ऊपर फिर सख्ती नहीं करनी है, सख्ती करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके हवाले से बच्चों में और माँ बाप में एक पर्दा होना चाहिए, और वो लाजमी है। वो चाहे बुज़ुर्ग आप कह लें कि जनाब ये आउटडेटेड आपकी सोच हो गई है या जो भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका और आपके बच्चों का पर्दा रहना बहुत ही लाजमी है। अब जिस तरह का दौर चलता जा रहा है उसमें तो आपको अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहना है, उनसे बातें करनी है, उन्हें बताना है, ना कि वो किसी और कंपनी में जाके और किसी एक्टिविटी में मुलव्वस हो। उनको पहले ही आपने उस चीज़ से आगाह करना है कि ये चीज़ें हैं, ये गलत है, ये सही है। इस तरह अगर आप करोगे तो इसका आउटकम ये निकलेगा, ये करोगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी, आप कोई अच्छा मकाम हासिल कर सकते हो सोसाइटी में, आप फ़ख्र से सर उठाकर चल सकते हो। तो ख़ास तौर पर लड़कियों के हवाले से भी हमारे माशरे में यही अप्रोच होनी चाहिए कि अगर हम उन्हें एक साजगार माहौल देंगे, एक पॉजिटिव माहौल देंगे, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, सोसाइटी में हो, तो वो ज़रूर तरक्की करेंगी, वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी। अगर वो शऊर अगर रखेंगी तो उनकी जो आने वाली नस्ल है वो पढ़ी लिखी होगी, वो उसकी अच्छी तरबियत कर सकती हैं, वो उसको अच्छा शऊर दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये कहें कि हमारी अगर बच्ची पढ़ रही है, तालीम हासिल करी है, तो उसने सिर्फ आगे जाके जॉब करनी है। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये कहें कि अगर हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे तो वो एक जो नस्ल है उसने वो पैदा करनी है, और सेहतमंद नस्ल पैदा करेगी और पढ़ी लिखी नस्ल पैदा करेगी। हमें इस तरह के बच्चे चाहिए, हमें ऐसी कौम चाहिए जो आगे बढ़कर हमारा साथ दे, और आगे बढ़कर साथ वही बच्चे देंगे या वही बच्चियां देंगी जिनको आप शऊर देंगे। तालीम एक शऊर का ज़रिया है। तालीम को ये मत समझे कि वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तालीम को समझे कि एक शऊर हमने अपनी बच्ची को देना, जिस तरह हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं, उसने एक पूरी नस्ल संवारनी है। तो इस चीज़ के हवाले से आपने ज़रूर ख़्याल रखना है कि आज़ादी दें, लेकिन इतनी भी आज़ादी ना दें। जहाँ पर आपको लगता है डांट टपट से काम चलना है, सख्ती करनी है, वहाँ पर करें। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा आज़ादी का एक फ़ैक्टर आ जाता है, उनकी अपनी जो सेल्फ़ इंडिपेंडेंस है उनका अगर ख्याल रखना आपको लगता है कि ज़रूरी है, तो उस चीज़ के बारे में भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अपनी शादी आ गई है या फिर दूसरों की शादी पर जाके बाकी लोगों को मुतासर करना है या जेलस करना है, इसलिए एक तो आपका पहनना ओढ़ना बड़ा अच्छा होना चाहिए, और वो बड़ा लाजिम व मलजूम भी होता है। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो नया जोड़ा तो हम लोगों ने पहनना ही पहनना है, वो चाहे अपने घर की शादी हो या किसी और की शादी हो। इसके अलावा अगर आपका जोड़ा अच्छा है बट आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है या आप ओवर वेट है, तो आपकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। ये बॉडी शेमिंग में नहीं आता है। आपको अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो आपको अपने वज़न का भी ख्याल रखना है। अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो आपने अपने वज़न का ख्याल रखना है। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत सी बीमारियों की वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है, लेकिन उसके भी ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जो हम आपको बताते रहते हैं, अपने एक्सपर्ट से भी मिलवाते रहते हैं। तो आज हम उन लोगों के लिए ख़ास करके बात करेंगे कि जो अपने वज़न से तंग हैं, या तो जिनकी शादियां आने वाली हैं कुछ ही देर बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद, तो वो अगर अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं, वज़न कम करना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेड डाइट होनी चाहिए, डाइट चार्ट किस तरह का होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ हम लोग अपना वज़न चेक करते हैं वेट मशीन के ऊपर, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज़ आपका वाटर मास भी होता है, उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें भी जो काउंट कर रही होती हैं आपके वो सारे वेट के अंदर। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जनाब जो कहते हैं हम इतनी डाइट करते हैं लेकिन हमारा जो वेट है वो स्टक हो जाता है। इसकी क्या वजह है? बहुत से लोग नेचुरल डाइट के बजाय कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स खाने की तरफ चले जाते हैं, कुछ ऐसी अद्वियात की तरफ चले जाते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपना वेट लूज़ कर सकें। उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर एक दफ़ा वेट कम हो जाता है और आप वो डाइटिंग करना छोड़ते हैं तो आपका दोबारा से जब बाउंस बैक करता है वेट, उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। तो इन तमाम तर चीज़ों पे आज हमने बात करनी है कि कौन कौन सी हम ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वेट
है वो स्टक हो जाता है या दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस पर बात करने के लिए समरा साबिर हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। समरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागलो हर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समरा, सबसे पहले तो बताइए, वज़न कम करने के हवाले से हम कौन सी सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, गलतियाँ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न कम नहीं होता है? सबसे पहले तो हमारी जो मेजर मिस्टेक ये होती है कि हम लोग खुद ही अपने ऊपर टोटके अप्लाई कर रहे होते हैं। अच्छा, किसी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, हर एक को प्रोफेशनल की हम लोग हेल्प नहीं लेते हैं। एग्जैक्टली। अब देखो, जो जिसका काम है उसी को अच्छा लगता है। और अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अगर हमें वैसे ओके कोई ऐसे किसी शोज में किसी वीडियोस में अगर कोई प्रॉपर डॉक्टर बता रहा है कि इस बॉडी टाइप के लिए ये कहवा है, ये इस बॉडी टाइप के लिए ये डाइट है, वो तो समझ में आता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने नेबर्स के, अपने दोस्तों से, अगर किसी दोस्त ने कह दिया है ना कि भाई मैंने तो 20 किलो इस डाइट से कम कर लिया है, तो वो जाके सेम वही करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपका स्टमक टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। अब हर तरह का कहवा हर पर्सन को सूट नहीं करता। हर तरह की डाइट हर एक को सूट नहीं करती है। तो वो फिर ये बॉडी टू बॉडी डिफरेंट सारा कुछ होता है। कभी भी किसी के कहने पे अपने आप को उस तरफ मत लेके जाएं। पहले किसी से कंसल्ट कर लें या अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग डाइट को आप लोग सर्च कर लें, फिर करें। सबसे मेजरली मिस्टेक हमारे पास ये होती है कि हम किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, और खुद से ही अपना डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन जिस तरह हम सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी वीडियोस देखते हैं समरा के, न्यूट्रिशनिस्ट भी होती हैं, बाकी एक्सपर्ट भी होते हैं, वो कहते हैं जनाब 4 से 5 किलो आप आराम से जो है ना वजन कम कर सकते हैं एक हफ्ते में। क्या वाकई ये पॉसिबल है 4 से 5 किलो वजन कम करना वन वीक में? देखिए, ये 4 आप 1 वीक की बात करिए, हम 5 kg 5 डेज में भी करवा देते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि ऐसे जो डाइट्स होती हैं, इनको बेसिकली हम क्रैश डाइट्स कहते हैं। ये उस वक्त इस्तेमाल हो सकती हैं, लाइक अगर 5-7 दिन के बाद किसी की शादी है, उसका वेडिंग ड्रेस आ गया है, वो थोड़ा सा टाइट है, अब वो रिपेयर के लिए टाइम नहीं है, या वैसे कुछ सर्टेन फैमिली में इवेंट है, तो हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो ज़रा उस टाइम पे स्लिम एंड स्मार्ट लगे। ठीक है, तो ये 5-6 kg का मार्जिन होता है कि आप एंड वाले अपने इवेंट्स में, या कोई बहुत बीमार है, बेड रिडन है, तो मतलब लाइक अगर देख लें कि कोई भी किसी जगह पे लाइक अगर किसी ने जॉब करनी है, वहाँ पर भी होता है ना कि आप इतना वेट कम करें तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। हर जगह के अकॉर्डिंग होता है। तो ये होता है कि ये 5 to 6 kg का वैसे हम मार्जिन रखते हैं। ऐसी डाइट्स होती हैं, बट अमूमन इनका साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफेक्ट इन सेंस के बहुत हार्मफुल नहीं होते, बट फिर 5 डेज के बाद जब आप 5 डेज में 5 kg लूज कर रहे हो, तो फिर आपको वीकनेस भी फिर उस लेवल की हो रही नहीं, होती है। मतलब हो सकता है 5 डेज में 5 बिल्कुल kg वजन इजीली कम हो सकता है, लेकिन किस तरह होता है फिर? किस तरह की क्रैश डाइट्स जो है वो बताई जाती है? मैं वो आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन हम इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हम बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर किसी की शादी है, कोई मेजर इवेंट है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे 4-5 किलो को मैनेज करना, तो हमारे यहाँ पे आजकल बड़े इन चीज़ों का ट्रेंड है। लोग एप्पल डाइट कर रहे हैं, वाटर डाइट कर रहे हैं, बनाना डाइट कर लेते हैं, एग डाइट कर लेते हैं, अकेली सिंपल प्रोटीन डाइट कर रहे हैं। डिफरेंट अपने ही नाम बनाए होते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो होता है, इनसे वेट तो लॉस हो जाता है, बट ये है कि ये वापस रीगेन भी होता है। अच्छा, ये आपका इवेंट गुजारने के बाद इवेंट आपका गुजर जाएगा, उसके बाद वापस रीगेन होगा, क्योंकि अब जो 5 डेज में हमारा ईटिंग हैबिट्स होंगी वो हम थ्रू आउट तो नहीं ना कंटिन्यू कर सकते, तो इस वजह से वो बाउंस बैक भी एक होगा, लेकिन आपका इवेंट गुजर जाएगा। इसमें ये होता है कि सच एज लाइक एप्पल डाइट है, तो इसमें अमूमन ये कि खैर ये इतनी हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। शायद कुछ लोगों में इतनी कैपेसिटी हो कि उन्हें वीकनेस इतनी ना हो, बट अमूमन जो है ना लोगों को ये हो जाती है वीकनेस। इसमें जो है ना 5 डेज की ही ये डाइट होती है। अच्छा, 5 डेज में आपने 5 kg लूज करना है। आप 5 डेज से ज्यादा इसको एक्सीड नहीं कर सकते। और आप 5 डेज में एक ही वो चार्ट देती हैं बना के, मतलब कि यही चीजें आपने खानी है? 5 डेज का प्रॉपर चार्ट होता है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना होता। 1 डे में 1 kg का टारगेट होता है। 5 डेज में 5 kg इजीली गुजर जाता है। ठीक है, क्या देती हैं आप चार्ट बना के? इसमें ये है कि आपने अगर बेसिकली नाम तो एप्पल डाइट है, बट अच्छा इसमें थ्रू आउट 5 डेज सिर्फ हमारा जो मेजर चीज है ना वो एप्पल है। मतलब एप्पल ही खाना है? नहीं, 5 सिर्फ एप्पल नहीं, मतलब मेजर जो हमारा मील है, मेजर मील है वो एप्पल है, उसके साथ स्नैकिंग कुछ और कर लाइक सकते हैं। ये है कि आप पर डे 8 to 10 एप्पल्स खा सकते हैं। लाइक आपने 3 एप्पल नाश्ते में, 3 दोपहर सिर्फ में। एप्पल्स? मैं बता रही हूँ, फर्स्ट डे। अच्छा, फर्स्ट डे आपने 3 एप्पल नाश्ते में, 3 दोपहर और 3 रात को।
अच्छा, इसके साथ ये मतलब आपका नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना हो गया। सिर्फ एप्पल पे ही है। अच्छा, इसमें कोई स्नैकिंग नहीं है? फर्स्ट डे में नहीं है। फर्स्ट डे सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स है। फर्स्ट डे में सिर्फ आपका एप्पल्स हैं। इसमें ये है कि अमूमन हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ये जो रेड एप्पल्स और ग्रीन एप्पल में भी बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा लंबी डिस्कस करेंगे। भी मैं शॉर्टली इसको बता रही हूँ कि जो रेड एप्पल होता है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट होती है फ्रुक्टोज की, वो ज़्यादा मीठा होता है, वो हमें वेट गेन में भी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो ग्रीन रंग का सेब होता है, बढ़ाएगा। हाँ, जो ग्रीन रंग का सेब होता है, जो इवन सस्ता भी होता है, छोटा भी होता है, और वो ज्यादा खाना चाहिए। अच्छा, ग्रीन वाला खाना चाहिए। हाँ, वो लेना चाहिए। तो वो ये है कि आपने 8 to 10 एप्पल्स पर डे लेने हैं। ओके। सेकेंड डे के अंदर जो है, अब आपने नाश्ते के साथ 2 एप्पल या 3 एप्पल, जितने आप खा सको। अगर आप एक का दिल करा तो आप एक खा लो, बट अमूमन आप 3-3 का होता है। फिर इसके साथ आपने ना लंच में अब एप्पल के साथ एक चीज़ मजीद ऐड करनी है, यहाँ पे वेजिटेबल सैलड, खीरा, टमाटर, प्याज, बीटरूट, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, रॉ में। फिर उसके बाद शाम में फिर अकेले सेब। अब एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है, सैलड। हाँ, वो हुई है सेकंड डे के लंच में। अब हाँ। थर्ड डे में होगा आपको जो है ना वेजिटेबल्स ऐड। अच्छा, प्रॉपर वेजिटेबल का सूप या रॉ वेजिटेबल। अब नाश्ते में 2 या 3 सेब है, और साथ में आपका वेजिटेबल ऑमलेट है। ऑमलेट हो गया, ओके, एक अंडा हो गया उसमें, और वेजिटेबल ऑमलेट है। फिर शाम टाइम में, मतलब दोपहर टाइम में, आप कोई भी वेजिटेबल का या कॉर्न सूप ले सकते हैं। कोई मसला नहीं है। विद एप्पल, विद एप्पल। एप्पल तो मस्ट है, एप्पल तो साथ होना चाहिए, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बो करके आप कॉम्प्लीमेंट्री। और रात को फिर आपने सेम वेजिटेबल के साथ ही कॉम्बिनेशन करना है। वो वेजिटेबल सूप लेना है, या वो वैसे कोई आप ग्रिल्ड स्टीम वेजिटेबल है, ठीक है। और जो उसके बाद फोर्थ डे है, वो ज़्यादा प्रोटीन बेस होगा। अच्छा, ठीक है, लाइक उसमें आप नाश्ते में वो ही दो एप्पल तो रहेंगे, फिर साथ में आपके एग बॉयल भी आ जाएंगे। एग वाइट्स कर लो, होल एग कर लो, ओके, या ऑमलेट, फिर दोबारा रिपीट। फिर दोपहर में भी स्टीम चिकन या ग्रिल्ड चिकन, ओके, ठीक है। और फिर रात में भी बारबेक्यू विद एप्पल्स, ओके, ठीक है। क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा, क्योंकि एप्पल आपका वैसे ही फीलिंग ऑफ फुलनेस दे देता है। लेकिन व्हाई एप्पल्स? मतलब एप्पल्स क्या जल्दी आपका रैपिडली वेट लूज करते हैं? देखिए, एप्पल से ना पेट भरा भरा रहता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। बाकी फ्रूट्स खाने के फौरन बाद हमें मतलब मजीद डिजायर होती है कुछ ना कुछ खाने की। तो ये कंप्लीट आपने ये सारी सुना होगा, जब आप यूनिवर्सिटी गोइंग होंगी तो अक्सर हमारे घरों में भी कहा जाता है सुबह उठ के एक सेब खा लो, एक दूध का ग्लास पी लो, तो आप 2-3 बजे तक सुकून से गुजार सकते हो। और वैसे भी कहा जाता है ना, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो लेकिन ज्यादा भी एप्पल खाने से भी डॉक्टर के पास जाना भी पड़ सकता है। अच्छा, तो वो फिर जो फोर्थ डे है, सॉरी जो फिफ्थ डे है, उसके अंदर ये है कि फिर आप साथ में अपनी बैक रूटीन में आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने रोटी, अच्छा, फिफ्थ डे में, लास्ट डे आपने लास्ट डे में। अब ये है ना कि देखो, फर्स्ट 3 डेज हमारे थोड़े से स्ट्रिक्ट रहे हैं, फिर 4th डे में हमने प्रोटीन भी दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसको वापस लेके जाएंगे। के अंदर भी अब थोड़ा सा फिर अब जो 5th डे होगा उसमें वो रात को बारबेक्यू के साथ या कोई भी ग्रिल्ड वेजिटेबल के साथ वो रोटी भी लेगा। अच्छा, ठीक है। और यही सिर्फ 5 डेज में होगा। इसके अलावा साथ में कोई एक्स्ट्रा चीज आप ऐड नहीं कर सकते हो। इसके साथ पानी आपने अच्छा खासा पीना है, ओके, ठीक है, ताकि फिर आप कॉन्स्टिपेटेड ना हो। और इसके साथ 5 दिन के प्री ब्रेकफास्ट में, लाइक सुबह उठते ही आप चिया सीड का वाटर इनटेक करोगे, वो भी आपको सारा दिन फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है, वो भी आपने ½ टीस्पून रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है, सुबह उठ के पानी डाल के मजीद तो उसको ड्रिंक कर लेना है। ये उनके लिए है जिनको बहुत जल्दी है, लाइक ये आप ज्यादा एक्सीड करोगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत वर्सन इफेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, 5 डेज से ज्यादा एक्सीड मत करो। 5 डेज में आपका 5 kg इजीली लूज हो जाएगा। लेकिन जिनका स्टक हो जाता है वेट, वो भी ये कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले स्टक होने की वजह क्या है। हम लोग जब खुद से ही गलत डाइट सप्लाई कर रहे होते हैं ना, हम पहले कोई भी सर्च करते हैं या हमें किसी ने भी बताया, हमने वो डाइट की, हमारा वेट कम नहीं हुआ, फिर कोई और डाइट स्टार्ट कर दी, फिर बीच में कीटो स्टार्ट कर दी, फिर बीच में कुछ और कर दिया। अपनी बॉडी को इतना अंदर से वो स्ट्रेसफुल कर देते हैं ना कि उसके बाद हमारा वेट ना बढ़ता तो है लेकिन वो कम नहीं होता। वो वहां पर ही तकरीबन रुक जाता है। समटाइम वो बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता। अच्छा। ये वजह होती है कि जब आप खुद ही अपने साथ बहुत ज्यादती कर रहे होते हो। अपने आप को एक टाइम दें, पानी अच्छा खासा पिएं, कार्ब की अमाउंट को थोड़ा कम कर दें, प्रोटीन मॉडरेट कर दें, लें, बट लाइक इन द फॉर्म ऑफ बारबेक्यू या जो देसी चिकन है वो प्रेफरेबल है। ठीक है, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता
हमारे लिए भी मुश्किल होती है जब पेशेंट अपने आप को इतना बुरी तरह तबाह करके हमारे पास आता है ना, फिर वेट स्टक को नॉर्मल करने में महीना लग जाता है। और फिर पेशेंट कहते हैं कि पहले फिर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद वो वेट लूज करना वो यही होता है, क्योंकि फिर बॉडी टोटली उनकी अंदर से खोखली हो जाती है ना, कि आप सारे दिन, हमारे पाकिस्तान में ये ही सिर्फ यहाँ पर ये है कि डाइट का मतलब ही टोटल ऑपोजिट है। हम कहते हैं डाइट इज इक्वल टू फास्टिंग, नहीं खाना, एक ब्रेड खा लिया, एक अंडा खा लिया, दोपहर में ग्रीन टी पी लिया, रात को आधी रोटी, भाई मैं तो डाइट पे हूँ, मैं नहीं कुछ भी खा सकता। तो ये अपने साथ ज्यादती है। डाइटिंग का मतलब सिर्फ परहेज होता है, परहेज करना है, दिन में 7 मील खाना है, ठीक है। तो वैसे अमूमन मैं तो 15 डेज में जो मेरा नॉर्मली टारगेट होता है विद द बैलेंस डाइट, वो होता है 3 to 4 kg। अच्छा, इन एवरी 15 डेज जो मैं मेरा क्लाइंट के साथ चलता है, और ये हेल्दी वेट होता है। okay. सारा कुछ खा के ये वजन कम करवाने वाली बात है। तो अगर बैलेंस डाइट से अच्छा खासा वेट कम हो सकता है तो ऐसी डाइट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। बट ये है कि अगर किसी की शादी है, कोई टोटल बंदा बीमार है, बेड रिडन है, उसकी रिपोर्ट्स में कोई इशू आ रहा है, वेट कम होगा तो कुछ ठीक होगा, तो इन कंडीशन हम ऐसी डाइट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई जिनको ऐसी डिजीज होती है जिसमें उन्होंने कम करना होता है और उनसे नहीं हो रहा होता, तो वो भी ये डाइट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी स्पेशल बंदे से कंसल्ट करके, किसी डॉक्टर से, न्यूट्रिशन से करके, तभी आप इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, वरना इनका कोई फ़ायदा नहीं होता, इनका नुकसान ही उल्टा होता है। अगर आप खुद से ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं या किसी से मशवरा करके, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे मशवरा करके अगर आप कर रहे होते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। अच्छा, दूसरा समरा मुझे बताइए कि आजकल वज़न कम करने के लिए भी अद्वियात या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं कि रैपिडली हमारा जो वेट लूज़ होगा, उसके क्या नुकसानात हो रहे हैं और उसके क्या फ़ायदा है कि लोग इतना ज़्यादा उसके पीछे पड़ गए? देखिए, इस पे तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने कुछ मेडिसिन लेनी ही है ना, अगर आपने कोई सप्लीमेंट नहीं, लेकिन वाकई ऐसी अद्वियात हैं जो कम कर देंगी? एज सच अभी तक वेट लॉस की कोई मेडिसिन नहीं है। अच्छा, कहीं पर भी ये अभी तक इन्वेंट नहीं हो सकी और ना ही ये होगी। स्पेशल वेट लॉस की कोई डाइट नहीं, वो क्या कहते हैं, मेडिसिन नहीं होती है। अच्छा। ये सिर्फ हमारी ब्रांडिंग्स होती हैं, हम लोग उस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। इवन उसके उनका बस ये ब्रांडिंग इस तरह की होती है, वो इनडायरेक्टली वेट लॉस कर देती है। इन सेंस कि अब आपको मैं बता रही हूँ कि एक इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला है, डेफिशिएंट है, उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उसको आयरन डेफिशिएंसी है। आपको पता है कि इंसान में ब्लड की कमी हो तो जिस्म फूलने लग जाता है, ठीक है। और अगर आपके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो आप वेले थके हुए महसूस करते हो, आपका जिस्म दुखता है, आपको उठने को दिल नहीं करता काम। तो जब ये चीजें, आपकी बोन हेल्थ ही इंप्रूव नहीं होगी तो जाहिर बात है वेट डे बाय डे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये इन कंडीशन में उन्होंने मेडिसिन में या सप्लीमेंट्स में भी होता बेसिकली यही है कि ये जो आपको डाइट हम बताते हैं ना, इन्हीं के पाउडर्स में इन्होंने कन्वर्ट किया होता है, या ये होता है कि कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं। जब आपकी नीड फुलफिल होती है, आप अंदर से प्रॉपरली सेट हो जाते हो, तो वेट खुद ब खुद ही गिर जाता है। ओके, तो उनका फायदा तो होता है, तो अब फिर डायरेक्टली, लेकिन कुछ चीजों का नुकसान भी बहुत होता है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसी डायरेक्टली वेट लॉस के नाम पे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। ओके, खास तौर पे अद्वियात हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं क्योंकि इस तरह ये भी होता है ना कि अगर सपोज कि कहीं पे कोई अच्छी सप्लीमेंट वेट लॉस के लिए मिल भी रहा है, तो सम टाइम हमें पुरानी मेडिसिन इतना हार्म किया होता है तो पेशेंट आके कहते हैं नहीं हमने नहीं खानी। ठीक है, लोग इवन किडनीज भी मैंने प्रॉपर फारग होते देखी है। ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने वहां से वो ली थी, पक्की ली थी, हमें वहां से वो ये मिला था तो हमने वो खा लिया। तो ऐसी अपने आप के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर विद लेबल आप उस चीज को पढ़ो, उसके अंदर क्या क्या चीजें। और आजकल तो वैसे ही इतनी हमें अवेयरनेस है कि हम लोग उसके पीछे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको देखो कि ये क्या है, ये वेट लॉस करते हैं। अगर आपने परचेज कर लिया, ऑनलाइन मंगवा लिया है, तो अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लें कि मैं ये यूज कर सकता हूँ कि या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। अदरवाइज बेहतर है कि आप लोग अपने पहले टेस्ट करवाएं, जो चीज आप में डेफिशिएंट है उसके सिर्फ सप्लीमेंट्स ले लें, दैट्स इट। वो आपका वेट खुद ब खुद ही कम कर देंगे, वो खुद ब खुद। लेकिन यूजुअली किस चीज की डेफिशिएंसी होती है? अगर अभी देखा जाए तो मेरे जो क्लाइंट परसेंटेज के हिसाब से आजकल ना तो हमारा पास दूध प्योर आता है, ठीक है, और ज्यादातर बच्चे दूध दही पीते ही नहीं है, खाते ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेयरी वो नहीं होते। मैं तो ऐसे भी देखे जो कहते हैं कि हमने अंडे भी नहीं खाने, हम खा ही नहीं सकते, ठीक है। अब उनके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होती है, और ज्यादातर जो मैंने ये देखा है 80 to 85% आयरन डेफिशिएंट होता है, एनीमिक होता है,
बच्चे भी, बड़े भी, और खवातीन तो वैसे भी होती हैं, हाँ। क्योंकि हमारी कोल्ड ड्रिंक का इंटेक ज़्यादा है, हमारा फास्ट फूड का इंटेक ज़्यादा है, और यही चीज़ जो है ना आयरन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर रही होती है। और बहुत ज़्यादा दूसरा कैल्शियम, हम चाय बहुत पीते हैं, तो चाय जब हम पीते हैं तो हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकल निकल के वेस्ट हो रहा था। फीमेल की इन कंडीशन ऑफ लकोरिया, जब आप ज़्यादा चाय पी रहे होते हो, तो ये अक्सर या उन जो मेरी फीमेल्स ये चीज़ सुन रही हैं जिनको ये इशू है लकोरिया का, तो वो अब ये भी देखेंगे कि उनकी डाइट में 4 दफ़ा की चाय है, 5 दफ़ा की चाय है। आई एम गारंटीड श्योर ये उन्हीं फीमेल्स के साथ इशू होते हैं जो चाय ज़्यादा इंटेक करती हैं, क्योंकि वो कैल्शियम आपकी, जब आप दूध को और पत्ती को आपस में मिला देते हो ना, तो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं कि आपकी बॉडी से कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ फीमेल्स के लकोरिया होते हैं, और मेल्स की वैसे ही अमूमन जो मेल वीकनेस होती है उस कंडीशन में आप अपना कैल्शियम सारा ख़त्म तबाह अपने आप को कर लेते हो। तो दिन में 1 दफ़ा लेनी चाहिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। 2 दफ़ा भी आप ले सकते हो, बट ये है कि कहवे की फॉर्म में आप पहले कहवा बनाओ, फिर दूध ऐड करो। ये जो दूध पत्ती वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत गलत है, ये गलत है, ये गलत वो पी रहे होते हैं। गलत करना है, पहले प्रॉपर पानी में कहवा बनाएं। जितना दूध कम होगा उतनी चाय आपके लिए मुफीद होगी। अच्छा, जितना दूध आप कम डालेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। मतलब चाय पी लें, लेकिन उसके बाद अगर दूध का भी अगर आप इंटेक कर रहे हैं, अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक भी कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। फिर देखिए हम ये देखिए, ये तो फिर आपने वही बात कर दी ना कि मतलब 1 चम्मच आप जहर का खा लें तो साथ में 1 चम्मच आप किसी साथ में फ्रूट मैं अपने लिए थोड़ा सा वो अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रही हूँ ना कि क्या वो हो सकता है कि नहीं। वो तो मैंने आपको 1-2 कप वैसे अलाउ कर दिए हैं। मैंने ऐसे भी अपने पास क्लाइंट्स देखे हैं। सारी बात है, हमारे पास थोड़ी लीड क्लास आती है बिजनेसमैन है, तो वो कहते हैं हमारी अगर दिन में 6 मीटिंग्स हैं तो हम 6 दफ़ा चाय मंगवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। आप दिन में 1-2 दफ़ा लो, हाफ ऑफ कप, मोर देन इनफ। बस थोड़ा सा उसकी रेसिपी चेंज कर लो, उसके अंदर दालचीनी, इस तरह की चीज़ें जो नेचुरल हैं, अदरक, ये चीज़ें डालना स्टार्ट कर दो। थोड़ी ऑर्गेनिक चीज़ें जो बिल्कुल पत्ती और दूध और चीनी है ना, उससे परहेज करो। ठीक है, वो नहीं करने हैं, और चाय बनाने का जो हमारा तरीका है वो भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा मुझे समझा ये बताइए कि जो हाइट वाइज भी देखा जाता है कि वज़न कितना कम होगा, ये आइडियल कितना वज़न होना चाहिए? अगर देखा जाए, अगर 5 फीट 4 इंच की, 5 फीट 5 इंच की एक लड़की है, तो उसका आइडियल कितना वज़न होना चाहिए? देखिए, हर एक की एज और हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट होता है, हर एक की आइडियल बॉडी वेट होता है। अब जैसे 5'7" अगर हाइट है मेरी है या आपकी है अराउंड अबाउट, तो 5'7" का आइडियल वेट है 64। 64 ओके, 60 to 64 की रेंज में अगर उनका वेट होगा तो उनकी बॉडी आइडियल वेट है। अब इससे एक्सीड करिए, आपने कौन से बताया है? 5'5" या 5'6", यही है 58, 57, 55 इसी राउंड अबाउट। अब 5'1" को तो 42, 43 पे आना चाहिए, और आजकल 5'1" वाली 70s पे पहुंची होती हैं, इतना उनको होता ही नहीं है। तो हाइट के अकॉर्डिंग वेट बहुत ज़रूरी है। अब देखा करें कि आपकी क्या हाइट है, आपका बॉडी आइडियल वेट कितना होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल अपनी शादी के डेज में आके याद है कि भी अब तो मैं इतनी हो गई हूँ, तो आप अभी से अपने आपको मेजर्स करना स्टार्ट करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपना वेट कम करो। मतलब 5'7" जो है वो उनका लगभग 63, 64 65 में मोर देन इनफ इतना होना चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और अगर इसी रेंज में अगर देखा जाए 5'7" अगर लड़का है, बॉयज़ हैं, तो उनका कितना आइडियल वेट होता है? 68, 70 राउंड अबाउट उनका उतना हो सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल में डेफिनेटली फर्क होता है। तो उनकी फिर एक्टिविटीज में भी फर्क होता है, तो उनका सारा होता है। वो लोग 78, 79, 68, 69, 70 तक 70 तक होता है। इससे ऊपर अगर जाएंगे तो ओवरवेट होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। और अगर खवातीन भी 65 से ऊपर जाएंगी तो वो ओवरवेट में ही आएंगी, और अगर 50 की रेंज में है तो फिर वो बहुत ही अंडरवेट आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। अंडरवेट भी होते हैं, और ओबेसिटी के भी 3-4 ग्रेड्स होते हैं। अच्छा। एक ओवरवेट होता है, फिर ग्रेड 1 होता है, फिर ग्रेड 2 होता है, फिर ओबीस होता है जो बहुत ही मोटा होता है। तो ये फिर ये ग्रेडिंग। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि शादी से पहले तो सारे लड़के भी और लड़कियां भी डाइटिंग करके अपना वेट कम कर लेते हैं और बड़ा खूबसूरत नज़र आते हैं शादी के फंक्शन पे, लेकिन जैसे ही शादी ख़त्म होती है, दावतें शुरू होती हैं, तो लड़की का भी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, लड़के का भी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें फिर क्या करें बेचारे? इसमें सबसे पहले तो आपने ये ख्याल करना है कि जब आप डाइटिंग कर रहे हो तो आपने रोटी चावल नहीं छोड़ना। अच्छा, छोड़ना नहीं छोड़ना। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो डॉक्टर आपको कहता है रोटी चावल छोड़ दो, आप डॉक्टर को छोड़ दे, आप डॉक्टर ही छोड़ दो। देखिए, ये हमारा स्टेपल फूड है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। हम नहीं छोड़ सकते, हमारी रगों में रोटी चावल बसा हुआ है। और ये हम छोड़ ही नहीं सकते। और अमूमन हमारे घरों में तो
बनता ही ये है, इसके अलावा तो कुछ बनता ही नहीं है। तो आप ये चीजें खा के वजन कम करो ताकि आपको दोबारा बढ़े ना। यहाँ तो ये हो ना कि आपने लाइफ टाइम ये चीजें खानी नहीं है। फिर जब आप महीना 2 महीना छोड़ के जब ये खाती हो तो वो फिर डबल होके लगता है। ओके, ये चीज ख्याल रखें कि डाइटिंग करनी है तो शादी से 2-4 महीने पहले स्टार्ट करें और उसमें आप रोटी चावल खा के करें। अगर आप दिन में 3 रोटी खा रही हैं तो आप 1.5 पे आ जाए। अगर आप 6, कोई मर्द है कोई 6 खा रहा है तो वो 3 पे आ जाए। क्लाइंट्स होते हैं इस तरह के हमारे पास आते हैं। आपको लिटरली मेरे पास एक दफा पेशेंट आया था और वो चेयर पे बैठने के काबिल नहीं था, उसको मैंने टेबल पे बिठाया। लाइक ही इज राउंड अबाउट 122 kgs, ठीक है। और उसको जो चीज़ खाने का बोलूँ वो कहे ये नहीं मैं खा सकता, मैं तो दिन में 4 दफ़ा बर्गर खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। इस तरह के लोगों का फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं होता। हम उन्हें यही कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा कम करो, लेकिन इनसेस यही है कि आप लोग सारा कुछ खाओ फिर वजन कम करो। अच्छा, रोटी बिल्कुल नहीं छोड़नी, बस आपने जितनी खाते हो उससे हाफ पे आ जाओ। चावल भी बिल्कुल नहीं छोड़ने। चेंज कर लें बिकॉज़ हमारे यहाँ पे वाइट फ्लोर ज्यादा खाया जाता है। लेकिन देखिए ना कि आटा भी हम लोग कब तक चेंज कर सकते हैं? जो चेंज वो चीज करनी है जो आप लाइफ टाइम चेंज कर सको। अच्छा, ठीक है। वो कहते हैं ना गंदम के आटे पर आ आप जाए। चीजें मिक्स कर लें। अगर आप वाइट आटा है, गंदम का भी इसमें मिक्स कर लें, ठीक है। और फिर इसी को थ्रू आउट लाइफ चले। अगर आपने दोबारा वाइट आटे पे ही अकेले पे आना है तो फिर आपका वजन बाउंस बैक होगा। फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपने वाइट आटे के साथ ही वेट कम करना है तो फिर आपको क्वांटिटी थोड़ी करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप ऑर्गेनिक की तरफ जाए ना। अब ले ही गंदम का, वाइट आटे का तो वैसे ही बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो बेहतर है कि आप फिर जो है ना गंदम के आटे पे ही लें। लेकिन अगर फिर भी अमूमन लोगों को पसंद नहीं है, वो खाने नहीं है, मिक्स थोड़ा गंदम का आटा हो जाए, थोड़ा और आजकल तो वैसे भी विंटर्स चल रही हैं तो आप जो है ना मकई की आटे के साथ उसके साथ बड़ा अच्छा वेट लॉस कर सकते हो। अच्छा, उसमें भी यही है कि अगर आप 5 to 7 डेज सिर्फ साग और जो है ना मकई की रोटी खाते हो 7 से 8 दिन। अमूमन हमने अब आप हैरान होंगे कि हमने तो वो क्या कहते हैं सितंबर से खाया ही है, लेकिन आप लोगों ने बीच में सारा कुछ खाया है। हाँ, उसके साथ बाकी चीजें भी खाई हैं। अगर आप 7 to 8 डेज सिर्फ वही सुबह शाम दोपहर रखोगे तो आप 5 to 7 kg इजीली लूज कर लोगे। वाह जी वाह, ये तो बड़ा और ये इट्स अ हेल्दी डाइट, क्योंकि आपके जो अंदर है साग है उसके अंदर काफी अच्छे हमारे पास उसमें आयरन, रिच आयरन है। आप मकई की रोटी से काफी इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। तो अगर आपने करनी है तो आप ये वाली डाइट जरूर कर सकते हैं। पूरा हफ्ता आपने साग खाना है और मकई की रोटी खानी है, आपकी मौजें हो जाएंगी और डाइट भी हो जाएगी। तो क्या बात है। समरा साबिर हमारे साथ मौजूद थी। समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एक तरफ मुल्क में इलेक्शन मुहिम उरूज पर है तो दूसरी जानिब लाहौर में तरक्याती काम दिन रात जोरों शोर से जारी हैं। कभी कहा जाता था कि इलेक्शन आ गए हैं या इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो सब तरक्याती काम बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हुआ है जनाब कि जैसे ही इलेक्शन का जो डेट है उसको अनाउंस किया गया तो हमें तरक्याती काम होते हुए नज़र आए और बड़ा स्पीडली होते हुए नज़र आए। और ये मेरे ख्याल से हमारी तारीख में, मुल्क की तारीख में भी पहली दफ़ा ही हो रहा है। क्या ये तरक्याती काम फ्री पोल रेगिंग तो नहीं है? दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इलेक्शन मुहिम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर कितना अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि लाहौर के बाज़ इलाकों में इलेक्शन बैनर्स और जो फ्लैक्सेस हैं उनका साइज़ इलेक्शन कमीशन के तय करदा क़वाइद व ज़वाबित के वज़ा खिलाफ वर्जी भी है। और ये किसने चेक करना है? दूसरा ये कि उम्मीदवार खुलकर अपनी मुहिम के दौरान पैसा लगा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? गली मोहल्लों में खुलने वाले जो दफातर हैं उन पर लाखों बांटे जा रहे हैं। तो जनाब, इस वक्त हो क्या रहा है, किस तरह की गहमा गहमी हो रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। इमरान, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन आ गए हैं तो एक तरफ बैनर्स लगे हुए हैं और नीचे तरक्याती काम हो रहे हैं। क्या मंजर है वो देखने वाला। तो ये क्या हो क्या रहा है? देखिए मुनीबा, आपने 8-10 सवाल किए हैं अपने एंट्रो में, तो फिर 8-10 सवालों का जो जवाब है वो छोटे छोटे होंगे क्योंकि टाइम कम होता है। हाँ, ज़रूर। अब ये सूरत हाल है कि आपने सूबे की बात की है और पूरे जो इस वक्त इलेक्शन जनरल इलेक्शन है 2024 और जो इलेक्शन हो रहा है
वो अब जाके उम्मीद बन गई है कि इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ। आज मैं तकरीबन एक हफ्ते बाद दोबारा से, चूंकि हमने अपनी किसी और आंख से देखना होता है पूरा शहर को, तो आज मुझे नहर पे जो है वो सैकड़ों बैनर नजर आए हैं और अल्लामा इकबाल रोड पे भी पूरी नहर भरी हुई है। बैनर नजर आए हैं और भरमार हुई है। आज पता लगा कि इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ। अच्छा, तो वो ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है। आपने जो एक अभी बात की है कि शहर में एक तरफ तरक्याती काम है, दूसरी तरफ ये इलेक्शन है, तो ये क्या माजरा है? माजरा ये है कि जब इलेक्शन आ रहे थे तब तरक्याती काम इलेक्शन से पहले जब लगाए गए तो ऐसे लग रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। सबको ये लग रहा था कि 4 महीने आगे चले जाएंगे। तो 1 जनवरी को जो है ये कामों के जो है वर्क आर्डर जारी कर दिए गए और इसकी जो अप्रूवल है वो वज़ीर आला पंजाब ने खुद दी है, कैबिनेट कमेटी से पास करवा कर, और ये समरी गई थी। और उसमें अब लाहौर शहर जो है वो इस वक्त कहीं पे जो सड़क है उसकी मिलिंग हो गई हुई है, यानी कि कटाई हो गई है और उस पर पैच लगने हैं, यानी कि पेवर लगना है। और पेवर कहीं पे छोटा है, कहीं पे बड़ा है, कहीं पे, यानी कि मुझे ये लग रहा है कि अच्छा काम हो रहा है, चाहे इलेक्शन है चाहे नहीं है। पहले तो शहर लाहौर में जो था वो काम ही होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हाँ। चले किसी बहाने काम तो हो रहा है ना, मगर मकसद ये है कि अब एक तरफ जो है इलेक्शन है, यानी कि इलेक्शन का मतलब ये है कि वोट लेना है। और वोट ये तो नहीं कहा जा रहा कहीं पे कि जी हम ये काम करवा रहे हैं तो वोट दें। लेकिन तासुर तो यही जा रहा है ना, तासुर यही जा रहा है। और दूसरा ये कि काम हो रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं। दूसरा ये कि जो बाकी पार्टीज है वो कहीं ना कहीं दबे दबे अल्फाज में ये शिकवा करते हुए हमें नजर आ रही है कि भाई हमारा काम तो फिर ना हुआ ना, या हमारा वो जो एक कहते हैं कि इम्पैक्ट आता है आवाम के ऊपर वो तो नहीं हुआ ना, आप लोग ही करी जा रहे हैं, सपोर्ट फिर आप लोगों को होगी, हमें नहीं होगी। ले मुनीबा यहीं पे आ जाए कि लाहौर के 30 सूबाई और 14 बड़े हल्के हैं, नेशनल हल्के हैं। कौमी हलकों में ही सूबाई हल्के आ जाते हैं। और हम जिस हल्के में जाते हैं, मास वाइब एक पीपल पार्टी का, जहाँ पे बिलावल साहब जो है इस वक्त फाइट में है, उनके हल्के में सबकी नजरें हैं और वही अता तारड़ है और खोकर है, वहाँ पे बरादरी है पूरी। तो अगर हम उस हल्के में जाएं तो सबकी 8 फरवरी को उस दिन उस हल्के में सबसे ज़्यादा नज़र होनी है कि ये बड़ा हल्का है, यहाँ पे बिलावल लड़ रहा है, क्योंकि वो चूँकि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची से लगते हैं, और लाहौर से क्या ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। और मेरा ख्याल है NA-118, NA-120, NA-100, यानी कि तमाम जितने भी हल्के हैं वहाँ पे इतनी फ़ाइट नहीं नज़र आ रही है हमें। यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ाइट नज़र आ रही है। और बाकी बरादरीज़म की बात करें तो बरादरीज़म में देखा जाए तो फिर आप टफ हल्के तो लाहौर शहर में बहुत सारे हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि एकदम जो है आज जो 30 जनवरी है और तकरीबन 8 दिन रह गए, यानी कि 31 मिलाकर 8 दिन रहते हैं और 9वें दिन जो है वो इलेक्शन है। वो तो इलेक्शन है। अच्छा, इलेक्शन है और उस 8 दिन में 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो है आपकी कंपेन, इलेक्शन कंपेन बंद कर दी जाती है, जो एक तरीकाकार होता है पूरे मुल्क में, क्योंकि बैलेट बॉक्स जो है उनकी CCTV कैमरे, पोलिंग स्टेशन और जो बूथ हैं उनको चेक करना होता है। इस हवाले से अब शहर की बात करें तो शहर में 4,000 से ज़ायद जो है आपके पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। अच्छा। 1038 के करीब जो है हसास पोलिंग स्टेशन है, अच्छा। जहाँ पे जो है CCTV कैमरे और जहाँ पे पुलिस की नफरी ज़्यादा होगी। इवन के जो सेकंड कमांड है वो रेंजर की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। अब चूँकि शहर में मामला है इस वक्त इलेक्शन का, और आपका जो एक सवाल है जो उठाया है आपने और जो एक बनता भी है, क्योंकि जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हमें मिलिंग हुई नज़र आती है, सड़क की कटाई हुई नज़र आती है। और जैसा कि आपकी क्वीन मैरी कॉलेज की रोड है, एबर्ट रोड है, एम्प्रेस रोड है जी, उसके अलावा आपके माल रोड है, माल रोड जो है आपकी तकरीबन ये रीगल चौक तक उन्होंने मिलिंग की हुई है और अभी पेवर नहीं लगा। मगर ये है कि कल एक हमने देखा कि NA-130 में नवाज शरीफ अपने हल्के में आए, उन्होंने आकर वहाँ पे तकरीर की, मैं वहीं पे मौजूद था। अच्छा। और बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे लोगों ने जो है वेलकम का, और वो एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पे एक यूनियन काउंसिल का दफ्तर है। अच्छा। यूनियन काउंसिल नंबर 61 61,
कपूरथला हाउस, जहाँ पे हमें नज़र आया, वहाँ पे जो एक रोड पे उन्होंने जलसा किया और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने जितने भी कारकुन थे उनको चार्ज किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार रोड से अनारकली क्यों, मार रोड रीगल चौक क्यों नहीं किया गया जलसा? एक जो है वो मार रोड जो है ना आपकी एक शाहराह है तो और वीआईपी जिस तरह आप शाहराह है। बता रहे हैं कि आप वहाँ पर मौजूद थे और सब मीडिया में भी देखा है, कैमरे की आंख सबको दिखा रही थी घर बैठे भी, तो वहाँ पर जिस तरह उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया नवाज शरीफ का उस हल्के वालों ने, तो काफ़ी पैसे लग गए होंगे, लाखों रुपया तो लग गया होगा। लेकिन क्या मतलब एक कवायद ज़वाबित होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ ज़ाब्ता अखलाक जो है वो उनको किया जाता है, कुछ नुकात आते हैं कि भाई आपने इनके अंदर रह रह के कुछ चीज़ें करनी है, तो क्या कितने पैसे लग गए होंगे? और दूसरा ये कि कोई किसी की चीज़ की खिलाफ वर्जी भी हुई है कि नहीं, और एक उम्मीदवार कितना पैसा लगा सकता है? देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ना मैं इसी तरफ ही आ रहा था क्योंकि ये मैंने कहा आप जल्दी आ जाए ना। ये आपका 7वां 8वां क्वेश्चन था, तो हांडी में पहले पानी, फिर उसके बाद सब कुछ डालने के बाद ही एंड पे बंदा आता है ना। लोग बड़े तजस्सुस में है ना कि हम क्या, हमें पता चलना चाहिए कि एक उम्मीदवार कितने पैसे लगा सकता है। वहाँ पे हमने देखा 2 कंटेनर लगे हुए थे, खारदार तारें थी, उनको बाकायदा तौर पर उस रास्ते को बंद किया हुआ था, जो कनातें थी उनके साथ कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, पीछे भी जो खारदार तारें लगी हुई थी, आगे एक रास्ता बनाया गया था उनके लिए कि जो कायद आएंगे वो पीछे से जाएंगे और कंटेनर पर चढ़ के अपने कारकुन का जो है वो उनसे खिताब करेंगे और उनके जो है वो उनको खुशामदीद कहेंगे। और बात रह गई आपके जलसे में, जो एक हमने जलसे देखे हैं, ये जलसा नहीं था, ये सिर्फ एक पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि इकट्ठ किया गया था, वहाँ पे लोगों का नारकली में एक दफ़ा पाँव रखा गया था, वहाँ पे बताया गया कि नवाज शरीफ आया है, यहाँ पे कायद जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और वहाँ पर आपने जो बात की, मुख्तलिफ जो 2 MPA भी वहाँ पे मौजूद थे, जिनका नाम है बिलाल यासिन और मियाँ मरगूब, और वो उनके साथ मौजूद थे। अब बिलाल यासिन भी अपने साथ एक बड़ी रैली जो है वो बाइक की सूरत में लेकर आए वहाँ पर, मियाँ मरगूब भी जो है एक रैली लेकर आए, और बाकी वहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट्स MSF की तरफ से आए थे, कुछ ताजर आए थे वहाँ पर, जो आ रहे थे उनका माइक में इस्तकबाल किया जा रहा था, फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया जा रहा था, जो है ढोल की थाप पर, और वहाँ पे जो है वहाँ पे घोड़ों को भी जो है वहाँ पर डांस करवाया गया। और उसके बाद फिर खाना पीना भी तो हुआ होगा? नहीं, आतिशबाजी करवाई गई, खाना पीना में नजर नहीं आया वहाँ। अच्छा, नहीं, इस दफा खाना पीना नहीं था, कोई बिरयानी की देख गए, कोई कौरमे की देख गए, कुछ नहीं। जब टाइम था 3:30 बजे का, की रैली थी, कुछ तो होना चाहिए। 4:37 पे कल वो जलसा जो है, सॉरी ये जो इफ्तिताह किया गया, और कोई तकरीबन 5:07 पे जो है चले गए थे यानी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और वहाँ पर आधा घंटा उन्होंने खिताब किया, मरियम नवाज ने खिताब किया। वहाँ पर एक दफ़ा बताया गया कि नून लीग जो है वो एक दफ़ा दोबारा से पिक पकड़ रही है, उनके कारकुन चार्ज होने जा रहे हैं, और कल थोड़ा सा हमें नज़र भी आया कि कारकुन चार्ज हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह अगर ये 10-12 रोज़ाना के दफ्तरों का इफ्तिताह करें तो कारकुन चार्ज होते हुए नजर आएंगे, ना कि एक दफ्तर का इफ्तिताह एक दिन में किया जाए। तो क्योंकि लाहौर में फिर पीछे दिन भी तो नहीं रह गए ना। देखिए मुनीबा, लाहौर बोलता है तो पंजाब बोलता है, पंजाब बोलता है तो पूरा सूबा बोलता है, और मुल्क में फिर हर जगह डिस्कस होता है कौन शहर इक़्तिदार। लाहौर जो है वो इस वक्त आपका शहर इक़्तिदार है, यहीं से वज़ीर आज़म हमने बनते देखे हैं, यहीं से वज़ीर आला बनते हुए देखे हैं, और यहीं से हुकूमतें टूटती भी देखी हैं। इसी को ही डिस्कशन में लाया जाता है, और यहीं पे आपके तमाम वज़ीर आज़म के घर भी हैं, आबाई घर भी हैं। आपको पता ही है कि अगर माल टाउन, जाती उमरा, जमान पार्क, आपका बिलावल हाउस, यानी कि तमाम जो बड़े जो लोग हैं उनके लाहौर शहर में है। अब लाहौर शहर में होने क्या जा रहा है, लाहौर शहर में इस वक्त जिस तरफ आप जा रही हैं, वहाँ पे हमें कह रही हूँ, हमने ये क्योंकि डिजाइन ये इसलिए आज ये किया है सेगमेंट, ताकि जो एक आम आदमी है या मेरे ही इल्म में इजाफा हो जाए। थोड़ा सा सुन तो लें कि अगर मैं इन फ्यूचर, अगर मैं चाहूँ या आप चाहें, हम इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट कितना बैलेंस होना चाहिए कि हम भाई इतना बैलेंस होगा तभी हम जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। कैंपेनिंग में इतना पैसा लगता है, ये एक आम आदमी कहे कि मैंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर या किसी भी पार्टी की तरफ से करना, तो मेरे पास इतना बैलेंस होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। देखिए आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं,
देखिए जो उस आपके सच में पास हकीकत कितनी है ये भी तो बताएं ना। हकीकत ये है कि देखिए जो बैनर्स हैं अब वहाँ पे तो हज़ारों के हिसाब से बैनर लगे हुए थे, अच्छा। सैकड़ों के हिसाब से अनारकली की तरफ बैनर मतलब लगे हुए थे, लाखों रुपए तो लग गए होंगे। लग गए हैं, कोई कम से कम 20 लाख के 20 करीब लाख जो है वहाँ लग पे गए हमें होंगे। एक नजर आया। हल्के की अगर बात की नहीं जाए। हल्के की बात नहीं है, ये कल का वो जो मतलब एक वो सेशन था एक छोटा जो सा, बिल्कुल छोटा वहाँ सा पे टाइनी सा सेशन था वहाँ पे उसमें। आपको स्टीमर छोटे भी नजर आए और बड़े भी नजर आए, खिलाफ वर्जी नजर आई हमें। अच्छा, हाँ, खिलाफवर्जी हुई है इलेक्शन और कमीशन मेरे के पास- अगर चूंकि नुकात मैंने देखे खुद जाए। भी पिक्चर्स उतारी थी, वीडियोस बनाई थी, मतलब वो बैनर्स तो के जो साइज जो इलेक्शन बड़े थे। कमीशन ने जो वजह किए हुए हैं वो नहीं थे, उससे वो बड़े थे। अब ठीक ये है। होता है क्या है कि अब पार्टी जो है वो कह देगी जी हमने तो लगाई नहीं है, ये तो जियाले लगा गए हैं। अच्छा। अब जाहिर बात है जियालों की तस्वीरें भी साथ लगी होती हैं, तो फिर उसके हिसाब से उनको प्लंटिस पड़ती हैं। अच्छा, वो प्लंटिस वो होती साथ है साथ चल रहा होता है। अच्छा। वो हर जगह फिर ये चीज़ें सब जारी होती हैं। आप जो कह रहे थे वो वैसा ही था। अब एक इलेक्शन को दिखाने के लिए बड़ा कुछ दिखाना पड़ता है, एक वो लोगों को चार्ज करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, मगर इसके बरक्स मैं आपको एक बात कहूँगा। मैं वहाँ पे भी यही बात कर रहा था कि जो एक मैनेजेबल होती है ना, एक आपने जलसा भी छोटा सा भी करना है ना या कॉर्नर में, वो मैनेजमेंट पे बड़ा एक ना वो होता है कि यहाँ पे मैनेजेबल चीज़ नहीं है। तो वो कल थी या नहीं थी? वहाँ पे खातीन के लिए अलग जगह बनाई हुई थी, वर्कर्स के लिए अलग बनाई हुई थी, मगर कह सकती हैं क्योंकि कुर्सियाँ वहाँ पे मौजूद नहीं थी, खड़े होकर आपको वहाँ पे मौजूद मगर वो नहीं था कि जिस तरह एक वो वेल मैनेज्ड वो चीज़ नहीं। यूसुफ फलूदे तक आप कुर्सियाँ लगा दें, कोई 4000 5000 तो वहाँ पे तक लोग बैठे हों आराम से, वो आपकी बात नहीं, वैसा नहीं था। आपने खड़े होकर सुनना था सब कुछ, मगर एक अच्छा कल लोगों में जुनून नजर आया कि कल वहाँ पे खड़े होकर लग रहा था कि इलेक्शन वाइब्स आना शुरू हो गई हैं, मगर अभी 8-7 दिन है, आगे देखते हैं। मगर आपकी सड़कें जो हैं वहाँ पे इस वक्त सैकड़ों बैनर्स नज़र आ रहे हैं, स्टीमर्स नज़र आ रहे हैं, पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं, और जहाजी बिलबोर्ड जो होते हैं वो भी हल्के हल्के नजर आना शुरू हो गए। जितनी भी सड़कों पे हमें ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी खिलाफ वर्जी पाई जा रही है, क्योंकि हमें नहीं पता है या एक आम आदमी को नहीं पता है कि इसमें क्या खिलाफ वर्जी है। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं, आप लोग ये हमें बता सकते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी जो कर रहे हैं ना, ये जो प्रिंटिंग प्रेस हैं ये भी बंद होंगे, या इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी, इनको भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। अलग से जो है तशहरी मुहिम चलाने वाले जो हैं पार्टीज के, जो जिनके कनेक्टिविटी है इसका इंतजामिया के साथ, लाइट महकमों के साथ, खा वो PHA हो, खा वो ज़िला इंतजामिया हो, खा वो DC ऑफिस हो, इनको NOC स्कीम में जो है वो उनको शोकस भी होंगे, इनके जुर्माने भी होंगे, और ये भी हो सकता है कि गिरफ्तारियाँ भी हों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसी एक ना पराए में देखी जाती हैं कि अभी तक तो वर्कर को चार्ज करना है, वो कहेंगे आप हमारा जलसा ख़राब कर रहे हैं, आप हमारा इलेक्शन ख़राब कर रहे हैं, पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। मगर मकसद ये कहने का कि लाहौर शहर में इस वक्त जब हमने कल शहर देखिए, लाहौर जो है ना आपका लाहौर, भाटी, लोहारी, अंदरून शहर, अनारकली, मार रोड, सर्कुलर रोड, रावी रोड, इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट, ये तमाम शहर जो है आपका लाहौर है। और लाहौर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो एक्टिविटी आपकी दूसरी तरफ जा रही होती है। जी, बिल्कुल अब कहीं पे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये सारे ये तमाम एरियाज, और ये एक्टिविटी जो है वो शहर लाहौर में अभी तक हमें नजर आ रहा है कि ये जलसे हो रहे हैं, मगर हमें किसी और जमात की तरफ से जलसा नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून के ही हमें किसी आजाद उम्मीदवार की तरफ से कोई जलसा नजर नहीं आ रहा। ऐसी वीडियोस आपके भी मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर नजरों से गुजरी होंगी कि बाकी जो PTI के अगर आज़ाद उम्मीदवारों के भी बैनर्स लगे हैं उनको हटा के, उनकी स्टैंडीज या वो जो बैनर्स थे उन्हें हटा के बाकी जमातों के लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। तो इसके हवाले से कोई इलेक्शन कमीशन नोटिस ले सकता है कि नहीं, क्योंकि वीडियोस हमारे सामने है सोशल मीडिया। देखिए ववेला मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है। अब ये सोशल मीडिया पे आपको पता है कुछ हकीकत होती है, कुछ हकीकत नहीं होती। अभी इलेक्शन कमीशन लेकिन ऑन फील्ड ऐसा कुछ है, आपको नजर आया है कि PTI या उनके उम्मीदवारों के भी बैनर्स लगे हुए नजर आए? ऑन फील्ड तो जाहिर बात है, कहीं पे कोई जाता है तो वो हमें कॉल भी करेंगे तो हम पहुंचेंगे, वहां पे गायब होगा वो। तो उसी वक्त ही कोई बंदा वहां पे खड़े होकर वीडियो बना ले तो वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दे। इसके अलावा तो ऑन फील्ड तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही।
पुलिस जो है कल भी हमें नज़र आई है, रोज़ाना नज़र आती है जलसों में, वो बाकायदा वहाँ पे सारी बात जो उनका एक तरीका कार होता है वहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे अपनी ड्यूटी देनी होती है। मगर मकसद ये कहने का है कि इस वक्त हमें कुछ पार्टीज़ की तरफ से जो है वो नज़र आ रही है गहमा गहमी, बाकी नहीं है। बाकी का इशारतन यही कहा जा सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार हमें वैसे नज़र नहीं आ रहे जैसे नज़र आना चाहिए, मगर खामोश वोट बहुत ज़्यादा है इस वक्त। ये मैं आपको पहले बता दूँ, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है खामोश वोट। ये आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं हम कि आपको कुछ भी हो सकता 8 फरवरी को काया पलट सकती है। मैं नहीं ये कहूँगा इस वक्त लोग सुन रहे हैं, वैसे कह रही हूँ कि जिस तरह मगर सारी लोगों सिचुएशन बन रही है, में कुछ भी हो सकता है। लोग खामोश हैं इस वक्त, मगर खामोश वोट बहुत ज़्यादा है, उनको मनाने की भी ज़रूरत है। और ये कहना है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना, जो भी आए पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान है तो हम हैं, मगर इसके लिए जो कोशिशें हैं, इसके लिए जो वादे कर रहे हैं, जो 5 साल के लिए आना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान को एक जगह पर लेकर आना होगा, तब भी लोगों के अंदर इत्मीनान पैदा होगा। मगर इस वक्त लोग जो हैं वो उनके अंदर इत्मीनान बिल्कुल नहीं पैदा हो रहा, और जो एक सिस्टम चल रहा है उसमें उसके तहत जो है वो नजर आ रहे हैं। इतने बुरे हो रहे हैं ना, जिसकी वजह से लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत आए, एक ऐसी स्टेबिलिटी आए जिसकी वजह से हम लोग खुद भी स्टेबल हो जाए, हमारा पाकिस्तान भी स्टेबल देखें कि जो भी जमात होती है वो वादा तो करती है कि हम 5 साल में महंगाई खत्म कर देंगे लोगों को। अच्छा, वो पूरा कोई भी नहीं करता, मगर मैं ये कहूँगा कि ना इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहर लाहौर में क्या, पूरे सूबे में क्या, पाकिस्तान में क्या, हमें जो एक जमातें होती हैं आपस में टकराव होता है। हम देखेंगे कि 8 फरवरी को क्या होता है। लास्ट पे मुझे ये बताइए इमरान कि ओन चौधरी या अगर अब्दुल अलीम खान का हल्का देखा जाए तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है वहाँ से? आपको क्या लगता है, जीत पाएंगे ये दोनों के नहीं? जीत पाएंगे, अच्छी वो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे उनका अच्छा इस वक्त जो है वो, क्योंकि वोट बैंक है अलीम खान साहब का अपना वोट बैंक बहुत है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने पहले भी इलेक्शन लड़े हुए हैं और जीते हुए हैं, और अलीम खान साहब का जो है ना वो एक अपना रख रखावा, शख्सियत, और इसके अलावा उनको इलेक्शन लड़ना आता है। कच्ची वादियों में उनका बहुत वोट है। आप जब वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको तो पता है नून लीग और जो है इस वक्त उनकी पार्टी खान साहब की, वो आपस में भाई भाई हैं, तो आपस में मिलकर चल रहे हैं। बैनर्स पे भी 2 तस्वीरें इकट्ठी नजर आ रही हैं। ओन चौधरी वाला देखा जाए वो तो हमेशा पीटीआई वहां से एन 128 जीती है, तो इस दफा जीत पाएंगे ये ओन चौधरी? मैंने आपको फिर कहा है कि ओन चौधरी भी जीत जाएंगे। अच्छा, जीत जाएंगे ये लोग कह रहे हैं। अच्छा। मगर खामोश वोट बहुत ज्यादा सही है, खामोश वोटर्स कुछ भी कर सकते हैं। मतलब 8 फरवरी को ही अब एक कह ले कि पता चलेगा कि ऊंट अब किस करवट बैठता है और क्या सिचुएशन बनती है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें तमाम तर सूरत हाल पे कि किस तरह की मुहिम चल रही है इलेक्शन की। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले हम इलेक्शन मुहिम के हवाले से बात कर रहे थे और मुख्तलिफ हलकों के बारे में हमने बात की कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लोगों की राय क्या है, ऑन ग्राउंड क्या फीडबैक आ रहा है। अभी आपको एक हलके में हमने लेकर चलना है, हलका नंबर 130 है। वहाँ पर लोगों की क्या राय है, गहमा गहमी किस तरह है वहाँ पर इलेक्शन की, और क्या सूरत हाल है वहाँ पर। एक सेगमेंट, खसूसी सेगमेंट है जागो लाहौर का, वो वहाँ पर बनाया गया है। तो आइए वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लोगों की क्या राय है। इस वक्त हम मोनी रोड के इलाके में मौजूद हैं। ये इलाका वैसे तो रिवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून का ही गढ़ तस्वर किया जाता है, तो लोगों से राय जानते हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। की हाल है वड्डो? ठीक जी, अल्लाह की मेहरबानी। 8 फरवरी ਨੂੰ इलेक्शन है, किनू वोट दोगे? शेर ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ यानी कि 8 फरवरी ਨੂੰ शेर ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓਗੇ? शेर ਤੇ पूरा टब्बर ही मोर शेर ते लाएगा। पूरा टब्बर ही? पूरा टब्बर घर होगा। किसे वोट देंगे? इमरान खान। क्या वजह है? बस वजह ये है तो सही लड़ ले, सही बातें करते हैं और जो सच है वो बोलते हैं, और जो कौम मुत्तहिदा में जो इसने बात किया काफिरों का सामने। अच्छा, उससे आप बड़ा मुतासिर हुए? बड़े मुतासिर है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ 8 फरवरी ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਬਿਲਾਲ ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ।
ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ 100 ਟੂਬਲ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ 30 35 40 ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ 35 40 ਵੋਟ। ਆ ਵਸਨਪੁਰਾ ਸ਼ਾਲਮੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਰੁਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। अभी आप गए थे, जब अभी की बात कर रहे हैं? ਹੁੰਦੀ ਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵਾਂ। 8 फरवरी ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਬਲਾਲ ਯਾਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਾਲ ਯਾਸਿਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम। ਵੱਡੇ ਹੋ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਬੋਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का। यहाँ पर रहने वाले हैं? हाँ, मुनी रोड के इधर सलामत महल्ले में। हाँ जी। किसे वोट देंगे 8 फरवरी को? नवाज शरीफ को। यहीं पे रहते हैं ਜੀ किसे वोट देंगे? ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ किसे वोट देंगे? ਸ਼ੇਰ ਕੋ किसे वोट देंगे? नून लीग को। क्या वजह है? वजह ये कि वो हमारे हल्के में काम कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। 8 फरवरी को इलेक्शन है, किसे वोट देंगे? ਲੱਭੇ ਕੀ ਯਾਰ ਸੁਲੱਲਾ। मैं शरीफ को। नून लीग को, शेर को, नवाज शरीफ को। देना ही शेर ਨੂੰ ਹੈ। किसे वोट? शेर को, शेर को। शेर को। नवाज शरीफ को। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ। नवाज शरीफ को। नून लीग, बिलाल यासीन, नवाज शरीफ जिंदाबाद। अगर हम थोड़ा सा इस हल्के के तारीखी पस मंज़र की ज़रा बात करें तो ये नवाज शरीफ का जो हल्का है, यहाँ से वो 8वीं मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर उनकी जाए पैदाइश भी है। गवाल मंडी के इलाके में वो पैदा हुए थे और मुसलसल 7 मरतबा यहाँ से वो रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 2 मरतबा भी मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हुए थे। ठीक है जी, हमारे साथ गुलशेर मौजूद थे और वो हमें बता रहे थे जनाब नवाज शरीफ के हलके के बारे में, जहाँ पर उनकी जाए पैदाइश भी थी और उस पूरे हलके की NA 130 की सूरत हाल हमने जानी। वहाँ पर जितने मसाइल थे ख़ास तौर पर उसके ऊपर भी लोगों ने रोशनी डाली और ज़्यादा से ज़्यादा जो बात की गई है लोगों से, और उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया कि जनाब हमने शेर को ही वोट डालना है, नवाज शरीफ हमारा लीडर है और वो ही। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।